लौह चुंबकीय पदार्थ यानी फेरोमैग्नेट्स दो प्रकार के होते हैं। एक वे जिन्हें स्थायी रूप से चुंबकित किया जा सकता हो, उन्हें परमानेंटली मैग्नेटाइज किया जा सकता हो और इनका ही उपयोग हम चुंबकों को बनाने में करते हैं। और दूसरे वे जिन्हें अस्थायी रूप से हम चुंबकित कर सकते हैं, यानी उन्हें हम केवल टेम्पररीली बेसिस पर ही मैग्नेटाइज कर सकते हैं। इनका उपयोग हम जो वैद्युत चुंबक होते हैं यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उनमें जो क्रोड होता है उनके रूप में करते हैं, यानी जो उनकी कोर होती है उनके रूप में करते हैं। जैसे शायद आपने एक परिनालिका यानी जो एक सोलेनॉइड होता है या एक ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर आपने देखा हो शायद। वैद्युत चुंबकों के पीछे का विचार यह है कि जब आप इनसे धारा को प्रवाहित करेंगे, जब इनमें कोई धारा प्रवाहित हो रही होगी तब ये चुंबकित हो जाएंगे और ये एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चुंबक बन जाएंगे। लेकिन जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये एक चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से लोह चुंबकीय पदार्थ दो तरीके के होते हैं और इनके जो गुण होते हैं उनमें भी कुछ अंतर होता है। तो हम इस वीडियो में इनके जो गुण होते हैं उनके अंतरों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इनके बीच के जो अंतर है उन्हें समझने के लिए हम शैथिल्य ग्राफ यानी कि जो हिस्टैरिसीस ग्राफ होता है उसका उपयोग करते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ को लौह चुंबकीय क्या बनाता है, उनमें ऐसा क्या होता है कि वे लौह चुंबकीय बन जाते हैं। तो ये होता है चुंबकीय डोमेन यानी मैग्नेटिक डोमेन्स के कारण। हमें ये पता है कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं वे खुद छोटे चुंबकों की तरह व्यवहार करते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट्स की तरह वो व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन केवल एक परमाणु के चुंबकीय होने से काम नहीं चलता। हमने ये देखा है कि ये जो परमाणुओं का समूह है ये भी स्वतः संरेखित हो जाते हैं, ये एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते हैं एक ही दिशा में। और जब ये परमाणुओं का समूह संरेखित हो जाता है तो ये एक तरह से एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और यदि ये प्रत्येक डोमेन, ये जो सारे परमाणु के समूह है, ये सभी भी अगर एक दूसरे के साथ संरेखित हो जाए तो ये एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। लेकिन जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो डोमेन्स होते हैं ये यादृच्छिक रूप से संरेखित हो सकते हैं। तो एक डोमेन दूसरे डोमेन के चुंबकीय क्षेत्र को रद्द करने की प्रवृत्ति रख सकता है कुछ इस प्रकार से। और यदि आपके पास इस तरह से यादृच्छिक रूप से संरेखित डोमेन होंगे तो ये सभी एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को रद्द कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और ये जो लोह चुंबकीय पदार्थ है वो अभी एक चुंबक की तरह व्यवहार नहीं कर पाएगा। लेकिन चलिए देखते हैं तब क्या होगा जब हम इस लोह चुंबकीय पदार्थ को एक परिपथ में रख देते हैं और इसमें से एक धारा को प्रवाहित करते हैं। तो अब हमें पता है कि धारा जब इसमें प्रवाहित होगी तो एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी जो कि इस परिनालिका के कारण उत्पन्न हो रही है। और हमने देखा है कि जो चुंबकीय डोमेन होते हैं वे सभी एक ही दिशा में पंक्तिबद्ध होने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो हम ये पाएंगे कि यदि हम एक पर्याप्त मान का चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर प्रदान करें तो ये जो सभी डोमेन है ये एक दूसरे के साथ संरेखित हो जाएंगे, जिस कारण से ये जो लोह चुंबकीय पदार्थ होगा यह बहुत ही दृढ़ता से चुंबकित हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह, एक बहुत ही मजबूत चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन जब आप धारा को इसमें प्रवाहित नहीं करेंगे, मान लीजिए आपने इसमें करंट को बंद कर दिया, तो क्या होगा? तो जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी तो ये जो परिनालिका के आसपास जो भी ये निर्वात क्षेत्र है, जो भी यहाँ पर ये क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा। तो चूंकि यहाँ पर अब बाह्य क्षेत्र नहीं है तो ये जो लोह चुंबकीय पदार्थ के जो डोमेन होंगे जो अभी तक संरेखित थे वे अब अलग अलग दिशाओं में उन्मुख हो जाएंगे और परिणाम स्वरूप अब वो एक चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेगा। तो ये तो पहली स्थिति हो गई। अब इस स्थिति में क्या होता है, तो यहाँ पर भी जो हमने डोमेन्स के बारे में बात की सब कुछ वही है, उसी प्रकार से सब कुछ है। तो जब हम यहाँ पर कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करेंगे तो सभी डोमेन जो होंगे वो एक दूसरे के साथ एक ही दिशा में संरेखित हो जाएंगे। लेकिन अंतर कब आएगा? जब हम ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा देंगे तो उसके बाद भी जो अधिकांश डोमेन होंगे वे एक दूसरे के साथ एक ही दिशा में संरेखित रहेंगे। हो सकता है कि कुछ एक डोमेन्स कुछ यादृच्छिक दिशा में संरेखित हो जाए, लेकिन अधिकतम जो होंगे, अधिकांश डोमेन्स जो होंगे वो एक ही दिशा में संरेखित रहेंगे और इसीलिए ये स्थायी रूप से चुंबकित हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में बड़ा अंतर क्या है? वो है कि ये जो है इसका धारण कम है, इसका रिटेंशन कम है, जिसके कारण ये अपनी जो चुंबकन है, जो अपना चुंबकन है उसे बनाए नहीं रख पाता। और ये जो है
इसका जो धारण है वो उच्च है, वो अधिक है, जिसके कारण ये अपने चुंबकन को बनाए रख पाता है। तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं, इसकी धारणशीलता कम है और इसकी धारणशीलता उच्च है, अधिक है। और ऐसे लोह चुंबकीय पदार्थ जिनकी धारणशीलता कम होती है उन्हें हम नर्म लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये नर्म होते हैं, इसका केवल ये मतलब है कि इन्हें वापस से अचुंबकित करना आसान होता है, या अब आसानी से अचुंबकित किए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें हम नर्म लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें कठोर लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब जैसे स्टील है, तो स्टील एक कठोर लोह चुंबकीय पदार्थ है, और नर्म लोहा यानी सॉफ्ट आयरन नर्म लोह चुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है। वैसे नर्म लोहा लोहा ही होता है, लेकिन इस लोहे को अत्यंत उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है और फिर से ठंडा कर दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को हम तापानुशीतन यानी कि एनीलिंग कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी वस्तु में उच्च धारणशीलता है या कम धारणशीलता है, और शायद हो सकता है कि हमें किसी अन्य गुण की भी बात करनी हो, तो हम इन सब के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। तो ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक शैथिल्य ग्राफ को बनाना, प्लॉट करना, एक हिस्टेरेसिस ग्राफ को प्लॉट करना। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये जो शैथिल्य ग्राफ होता है ये निर्वात क्षेत्र का एक ग्राफ होता है, और मान लीजिए यहाँ पर हम एक परिनालिका और एक लोह चुंबकीय पदार्थ का जो ये शैथिल्य ग्राफ होता है उसे देख रहे हैं। अब हमने पिछले वीडियोस में इसके बारे में काफ़ी अधिक चर्चा की थी। अब सवाल यह है कि क्या आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि एक कठोर लोह चुंबकीय पदार्थ और एक नर्म लोह चुंबकीय पदार्थ जो होगा, तो उन दोनों के जो शैथिल्य पाश होंगे, जो हिस्टेरेसिस लूप होंगे, उनमें क्या अंतर होगा। तो वीडियो को रोकिए और सोचिए इस बारे में। ठीक है, तो ये रहा। यदि आप प्रयोगात्मक रूप से शैथिल्य ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का ये ग्राफ मिलेगा। यहाँ बड़ा अंतर ये होगा कि यदि आप देखें तो ये जो कठोर लोह चुंबकीय पदार्थ होंगे उनके लिए ये जो शैथिल्य ग्राफ होगा ये थोड़ा सा मोटा होगा, और नर्म लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए काफ़ी पतला होगा। अब चलिए इस ग्राफ को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये जो बिंदु है, यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है, और यहाँ पर सभी जो डोमेन होंगे वो भी एक ही दिशा में संरेखित होंगे। अब चलिए यदि हम ये जो क्षेत्र है इसके मान को कम करते हैं तो आप देखेंगे कि अभी भी जो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है वो लगभग उतनी रहेगी, मतलब अधिकांश जो डोमेन्स है वो संरेखित रहेंगे। तो परिणाम स्वरूप भले ही बाह्य क्षेत्र शून्य हो गया हो, लेकिन ये इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अभी भी शक्तिशाली है, और इसलिए आप कह सकते हैं कि इसकी जो धारणशीलता है वो उच्च है, इसकी रिटेंटिविटी हाई है। तो ये जो है ये धारणशीलता का यानी रिटेंटिविटी का प्रतिनिधित्व करता है। अब चलिए दूसरी दिशा से आते हैं। तो अब जब हम दूसरी दिशा से आएंगे तभी भी यही होगा। तो जब हम चुंबकीय क्षेत्र को कम करते जाएंगे, जब ये शून्य हो जाएगा, तो तब भी जो अंदर का ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अधिक रहेगा। तो ये जो दोनों बिंदु है ये धारणशीलता को दर्शा रहे हैं, धारणशीलता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धारणशीलता उच्च है। अब ये जो पतला ग्राफ है इसमें क्या हो रहा है, तो अब ध्यान दीजिए, जैसे हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो इसके अंदर का चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत जल्दी कम हो जाएगा और ये शून्य तक आ जाएगा। ये पूरी तरह से शून्य नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक शून्य के करीब आ जाएगा। तो इसकी जो धारणशीलता है वो काफ़ी कम है। हालांकि ये शून्य नहीं है, लेकिन ये काफ़ी कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी धारणशीलता बहुत कम है। अब दूसरी दिशा में भी यही होगा। जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता को कम करते जाएंगे तो इसके अंदर की जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता है वो भी कम होने लगेगी। हालांकि पूरी तरह से ये शून्य नहीं होगी, लेकिन काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसकी धारणशीलता कम है। अब एक और बिंदु है जिसके बारे में हमें बात करनी है। यहाँ पर इस बिंदु पर क्या होगा, इस बिंदु पर कुछ डोमेन जो होंगे वो दाईं ओर संरेखित हो जाएंगे, कुछ बाईं ओर संरेखित हो जाएंगे, सभी यादृच्छिक रूप से संरेखित होंगे, और इस कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र है वो रद्द हो जाएगा। तो लोह चुंबकीय पदार्थ को अचुंबकित करने के लिए जो हम यहाँ पर विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं, तो उसका जो मान होता है उसे हम अक्सर निग्राहिता यानी कि कोर्सिविटी कहते हैं, या फिर इसे हम निग्राहक बल यानी कोर्सिव फोर्स भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कठोर लोह चुंबकीय पदार्थों में बहुत उच्च निग्राहिता होनी चाहिए, कोर्सिविटी हाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अचुंबकित करना कठिन होना चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि हम इन्हें स्थायी चुंबक के रूप में उपयोग में लाएं। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि यदि हम इन्हें दूसरे चुंबकों के करीब लाएं तो इनका जो चुंबकत्व है उसकी दिशा बदल जाए,
और इसी तरह यदि हम अस्थायी चुंबकों की बात करें तो उनकी निग्राहिता कम होगी, उनकी कोएर्सिविटी कम होगी। इस मामले में आप ये चाहेंगे कि इसकी जो निग्राहिता है वो लगभग शून्य ही हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो अस्थायी चुंबक होते हैं उनमें न केवल धारणशीलता बहुत कम होती है, उन्हें बहुत आसानी से अचुंबकित भी किया जा सकता है। और स्थायी चुंबक में न केवल बहुत ही उच्च धारणशीलता होती है बल्कि उन्हें अचुंबकित करना भी बहुत कठिन होता है। तो जैसा कि हमने देखा, ये मूल अंतर है इन दोनों के बीच का। लेकिन यहाँ पर एक समानता भी है, वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि जब हम कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाए तो हम ये चाहेंगे कि इनके अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र हो वो इससे अधिक शक्तिशाली हो, प्रबल हो। इन दोनों ही मामलों में हम चाहेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता अंदर बन रही है वो काफ़ी शक्तिशाली हो, और इससे हम अक्सर चुंबकशीलता यानी परमेबिलिटी भी कहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इन दोनों में उच्च चुंबकशीलता यानी हाई परमेबिलिटी हो। इसका मूल रूप से मतलब ये है कि हम ये चाहेंगे कि ये जो दोनों ही पदार्थ है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आसानी से अपने अंदर से अपने माध्यम से गुजरने दे, और ये जो दोनों है ये बहुत ही उच्च मान तक चुंबकित हो जाए। तो इस वीडियो में हमने इन दोनों के बीच के अंतर और इन दोनों के बीच की जो समानता है उसे देखा। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।